नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। जनता दल यू की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की इस समय दिल्ली में बैठक चल रही है। इसके बाद कल कार्यकारिणी की बैठक भी होनी है, जिसमें शामिल होने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए हैं। आज की बैठक में लल्लन सिंह के जेडीयू अध्यक्ष के तौर पर भविष्य को लेकर फैसला हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश एक बार फिर पार्टी की कमान अपने हाथों में ले सकते हैं। माना जा रहा है कि लल्लन सिंह को लेकर पार्टी के अंदर कुछ नाराजगी है। बीच बीच में नीतीश के पाला बदलने की खबरें भी आती रहती हैं। बैठक के लिए आने से पहले नीतीश कुमार ने कहा कि ये एक सामान्य बैठक है और हर साल होती है। वहीं जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने अध्यक्ष बदलने की बात को अफवाह बताया। अध्यक्ष आप रहेंगे जेडीयू के, अरे नहीं, खबरें चल रही है। चिंता मत, नॉर्मल है। हर साल में एक बार मीटिंग का हम लोग का परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है। नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं। लल्लन सिंह ने कुछ देर पहले अपने इस्तीफे की बात को लेकर बीजेपी पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। इस्तीफा जब हमको देना होगा तो आप लोगों को बुला लेंगे और आप लोगों से को बुला के परामर्श कर लेंगे, और परामर्श करने के बाद इस्तीफा में क्या क्या लिखना है वो भी आप लोगों से आग्रह करेंगे, ताकि आप लोग बीजेपी दफ्तर जाके उसका ड्राफ्ट वहां से ले लीजिएगा। ये पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, नियमित बैठक है, और नियमित बैठक में होती है, उसके लिए आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड एक है और एक रहेगा। आप चाहे जितना भी ताकत लगा लीजिए, और आपके मैनेजमेंट और भारतीय जनता पार्टी जितनी ताकत ली। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार लालू यादव के चक्रव्यूह में फंस गए हैं और अब कुछ ही दिन सीएम रहने वाले हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी अब कुछ ही दिन के मेहमान हैं, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लालू यादव ने पूरा चक्रव्यूह रच दिया है। उस चक्रव्यूह में पहला चक्रव्यूह था अवध बिहारी जी को स्पीकर बनाना। स्पीकर अवध बिहारी जी है, 5 गो 6 गो एमएलए कम रहा है और वो आने के लिए तैयार है। नीतीश कुमार तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं और लालू जी ने चक्रव्यूह रच दिया है। कुछ ही दिन के मेहमान हैं, कर लें नेशनल काउंसिल या नेशनल एग्जीक्यूटिव। और जो पदाधिकारियों की बैठक चल रही है, वहां हमारे सहयोगी राजीव रंजन मौजूद है। राजीव, जो पदाधिकारियों की बैठक है, कहा जा रहा था कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार करने के लिए बैठक बुलाई गई है, लेकिन अब पूरा ध्यान इसी बात पर चला गया है कि लल्लन सिंह जो है वो अध्यक्ष रहेंगे या नहीं रहेंगे, और क्या नीतीश कुमार अपने हाथों में कमान लेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, और कम से कम पोस्टर के जरिए इन बातों को बेहतर समझा जा सकता है। ये जो पोस्टर है जेडीयू का, जो जंतर मंतर पर जो राष्ट्रीय कार्यालय है, ऐसे पोस्टर की आपको भरमार मिलेगी, जहां पर आपको एक तरफ नीतीश कुमार दिखेंगे, लेकिन जो जेडीयू के भी राष्ट्रीय मौजूदा जो अध्यक्ष हैं लल्लन सिंह राजीव रंजन, वो आपको नहीं दिखेंगे। ये थोड़ी देर पहले जब मीडिया में जब खबर चलने लगी, उसके बाद ये नया पोस्टर लगाया गया है, जिसमें राजीव रंजन आपको साफ साफ दिखेंगे, और एक मैसेजिंग देने की कोशिश की गई। जैसे नीतीश कुमार अपने घर से जब यहाँ मीटिंग में यहाँ पर आए, तो उस एक गाड़ी में बैठ कर आए हैं, जिसमें लल्लन सिंह भी हैं, नीतीश कुमार भी हैं और संजय झा भी है। तो एक कोशिश दिखाने की कोशिश की जा रही कि जदयू में सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन जब ये बाकायदा इस सवाल बार बार पूछा गया, नीतीश कुमार से पूछा गया, लल्लन कुमार से पूछा गया कि क्या जो जदयू में जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष नया मिलने जा रहा है, क्या लल्लन सिंह जो है पद से हट रहे हैं या हटाए जा रहे हैं, जो जिस तरह की बातों को लेकर, लेकिन किसी ने साफ तौर पर खंडन नहीं किया। उल्टे उन्होंने मीडिया पर यह आरोप लगाया कि मीडिया अफवाह फैला रहा है। अब जब आग जब नहीं लगाए तो फिर धुआं कैसे निकलेगा, ये बड़ा सवाल है। मीटिंग हो रही है और अंदाजा ये किया जाना कि तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक मीटिंग चलेगी। हो सकता है आज नहीं तो कल तक जो है इस बात का ऐलान हो जाएगा कि लल्लन सिंह जो है अध्यक्ष पद छोड़ रहे हैं, और छोड़ने की वजह जो बताई जा रही है कि संभवतः वो मुंगेर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और उसमें उन्हें ज़्यादा वक्त चाहिए, और 2024 में जो लड़ाई जो लड़नी है उसके लिए नीतीश कुमार खुद कमांड लेना चाह रहे हैं। और इसके पीछे एक और वजह बताई जा रही है कि इंडिया गठबंधन में जो उनको महत्व मिलना चाहिए, कम से कम हाल के दिनों की जो मीटिंग जो हुई है वो कम से कम नहीं मिल पा रहा है। जबकि पूरा ये इंडिया गठबंधन जो जदयू के लोग समझते हैं कि अगर ये बना है तो इसके पीछे सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है तो नीतीश कुमार को जाता है। जी।
शुक्रिया राजीव आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो राजीव कह रहे हैं कि जब तक आग नहीं होगी जाहिर सी बात है कि धुआं नहीं निकल सकता, और यही कारण है कि चाहे पोस्टर हो उसको लेकर विवाद हो रहा है, या फिर बात इसी पर हो रही है कि नीतीश कुमार अपने हाथ में पार्टी की कमान लेंगे या नहीं लेंगे। नवीन उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार, इस खबर पर चर्चा करने के लिए। हमारे सहयोगी और नेशनल एडिटर मनीष कुमार भी हमारे साथ जुड़ेंगे इसी खबर पर चर्चा करने के लिए। नवीन जी, आपके पास पहले आना चाहूँगा, आप किस तरह से देखते हैं कि जो पूरा फोकस है बैठक का वो इसी बात पर आ गया है, और साथ साथ बीजेपी की ओर से भी लगातार बयान आ रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो पूरा लालू जी का शिकंजा है जिसकी कैद में अब नीतीश कुमार आ गए हैं। देखिए, जो ये चर्चाएं चल रही हैं कि नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद ले सकते हैं, ये हमको लगता है ये नेचुरल है, क्योंकि अगर आप देखिएगा तो बिहार में जिस तरह का एक समझौता आरजेडी और जेडीयू के बीच में हुआ था, जब दोनों पार्टी एक साथ आए थे और नीतीश कुमार ने बीजेपी को डंप किया था कि सूनर और लेटर नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर का पोस्ट तेजस्वी यादव के लिए छोड़ देंगे। तो अगर ऐसा होता है इवेंचुअली, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को अपने लिए एक कोई ऑफिस तलाश करनी पड़ेगी जहां से वो राजनीति को अपनी आगे ले जा सके। वैसी स्थिति में अगर नीतीश कुमार अगर पार्टी के प्रेसिडेंट भी नहीं रहे और चीफ मिनिस्टर भी नहीं रहेंगे, तो पार्टी के अंदर ही वो अप्रासंगिक हो जाएंगे, और पार्टी में अगर किसी तरह की टूट फूट होती है जिसकी संभावना दिखाई दे रही है, अगर 2024 के इलेक्शन में इनके पार्टी से कुछ लोग जा सकते हैं बीजेपी में इलेक्शन लड़ने के लिए, क्योंकि बीजेपी में वैकेंसी है सीटों को लेकर, तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार को अपने पार्टी को यूनाइटेड रखने के लिए और अपने वजूद को मेंटेन रखने के लिए वो एक राष्ट्रीय भूमिका की तलाश करनी रहेगी। और वैसी स्थिति में ये लगता है काफी नेचुरल कि वो चाहेंगे कि पार्टी की कमान उनके हाथ में रहे। इसमें हमको कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं लग रहा है। अगर वो नीतीश कुमार, इसके साथ साथ एक और चीज हम कहना चाहेंगे, अगर नीतीश कुमार कल पार्टी के प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो मान के चलिए कि आने वाले दिनों में बिहार की सत्ता में भी कुछ परिवर्तन होगा, और साथ साथ इंडिया गठबंधन में भी उनको कोई रोल मिलेगी राष्ट्रीय स्तर पर। जो बात आप कह रहे हैं बिहार में परिवर्तन की, दरअसल आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि जब नीतीश कुमार बीजेपी से रिश्ता तोड़कर आरजेडी के साथ गए थे, तभी ये अटकलें लगाई जा रही थी कि बाद में कुछ समय बाद चलकर ये होगा कि नीतीश कुमार खुद को राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति में जो है वो ध्यान देंगे, और जहाँ तक बिहार की राजनीति का प्रश्न है वो तेजस्वी यादव के हाथों में कमान सौंप दी जाएगी। तो क्या आपको लग रहा है कि ये सारे घटनाक्रम अब उसी ओर इशारा कर रहे हैं? देखिए, कब नीतीश कुमार रिलिंक्विश करेंगे पोस्ट चीफ मिनिस्टर का, इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते, और जो भी नीतीश कुमार को जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है समझना है कि नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं और क्या कहते हैं और क्या करेंगे। इसमें बहुत इम्पॉसिबल है गेस करना, क्योंकि वो बहुत टाइट लिप रहते हैं और उनके सहयोगी भी नहीं जानते हैं कि क्या करेंगे। लेकिन अगर राजनीति को आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा तो ये नेचुरल लगता है कि बिहार में एक चीफ मिनिस्टर के पोस्ट पर चेंज होना, ये लगता है नेचुरल है। नीतीश कुमार फॉरएवर नहीं रह सकते हैं, लालू यादव की भी महत्वाकांक्षाएं हैं, तेजस्वी की भी महत्वाकांक्षाएं हैं, और मेरा मानना है कि जो क्वेश्चन ऑफ टाइम, जो गिरिराज सिंह कह रहे हैं, क्वेश्चन ऑफ टाइम है कि बिहार में चीफ मिनिस्टर का पोस्ट जो है वो चेंज होगा। ये हमको लगता है नेचुरल। जी, शुक्रिया आपका नवीन जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो कल है जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, जिसमें यह तय होगा कि नीतीश कुमार अपने हाथों में कमान लेते हैं या नहीं लेते, लेकिन अटकलें इसी बात की हैं और संकेत भी यही मिल रहे हैं कि शायद ऐसा हो कि नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तो कतर से एक बड़ी खबर आई है, जहां पर 8 भारतीयों को जो मौत की सजा दी गई थी उसे अब घटा दिया गया है। कतर कोर्ट ने फांसी की सजा को जेल की सजा में बदल दिया है। कतर में भारत के राजदूत और अधिकारी उस समय कोर्ट में मौजूद थे, वहीं 8 भारतीयों के परिजन भी कोर्ट में मौजूद थे। हालात की गंभीरता और गोपनीयता का हवाला देते हुए विदेश मंत्रालय ने बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पूरे फैसले का इंतजार कर रहे हैं। जो भारतीयों को सजा मिली है उनके परिवार और लीगल टीम के साथ संपर्क में है। हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमारे साथ
जुड़ गए इस बड़ी खबर पर चर्चा करने के लिए। उमा, आपने ये भी जानकारी दी थी कि 2015 में एक समझौता है भारत और कतर के बीच जिसमें कैदी अपने देश में बाकी सजा काट सकते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इसका फायदा इन्हें मिल सकता है और इन्हें जल्दी भारत लाया जा सकता है? जी देखिए अखिलेश, ये एक प्रावधान है जो 2015 के समझौते के तहत मिला हुआ है। अभी क्योंकि पहला कदम हुआ है, पहली जीत मिली है, कोर्ट ऑफ अपील में इस सज़ा को कम करके, मौत की सज़ा को कम करके कारावास की सज़ा सुनाई गई है। किस जो 8 पूर्व नौसैनिक हैं उनमें से किन को कितनी सज़ा मिली है ये जानकारी आनी अभी बाकी है, लेकिन इतना ज़रूर है कि 2015 का जो समझौता है वो इस बात की राह खोलता है कि आगे आने वाले समय में हो सकता है इसमें कि कुछ महीनों से लेकर कुछ साल तक का वक्त लग सकता है, लेकिन दोनों देशों के बीच ये समझौता है कि कैदियों की जो सज़ा है वो अपने देश में जाकर पूरा कर सकें। तो एक राह खुली है जो इस दिशा में भी जाती है। अहम बात यह है कि भारत सरकार ने अक्टूबर में जैसे ही फांसी की सज़ा का ऐलान हुआ था कतर की कोर्ट की तरफ से, उसके बाद से ही सारे तरीके जो हैं, सारे जो ऑप्शंस है वो अख्तियार कर लिए थे, जिसमें लीगल जो मदद है उसके साथ साथ जो राजनीतिक स्तर पर इस बात को उठाने की जो कोशिश है वो भी तब से शुरू हो गई थी। हमने देखा था तस्वीर कि किस तरीके से कतर के अमीर के साथ प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो चलते हुए बात करते नजर आए थे। तब इस बात को भी बल मिला था कि क्या उन्होंने इन भारतीयों के बारे में बात की। इस बात को आधिकारिक तौर पे कभी पुष्ट नहीं किया गया, लेकिन जो बातचीत हुई थी उसमें भारतीयों की वेलबींग, जो कि कतर में रहते हैं उन भारतीयों की वेलबींग को लेकर बात ज़रूर हुई थी। तो एक कहीं ना कहीं उस बात का भी असर रहा होगा। हालांकि कोर्ट वहाँ पर बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। अगर कोर्ट से ये फैसला नहीं आता तब जाकर राजनीतिक स्तर पर इसको उठाने की बात थी और इस बात के लिए भी विदेश मंत्रालय ने पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन एक फैसला जो है वो कोर्ट से ही आ गया। सज़ा को कम कर दिया गया है, कारावास की सज़ा में बदला गया है। अब आगे की प्रक्रिया जो है वो किस तरह की होगी उसका एक राह 2015 का समझौता खोलता है, लेकिन उसमें हो सकता है थोड़ा अभी वक्त लगे। फैसले की कॉपी का जो अध्ययन है वो अभी किया जाएगा, उसके बाद आगे इस पर कानूनी तौर से बढ़ा जाएगा। बिल्कुल उमा, राहत किस तरह से मिलेगी ये बाद में थोड़ा समय लगेगा इसको समझने में, लेकिन बड़ी राहत की बात यह है कि जो फांसी की सज़ा थी उसे हटा दिया गया। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा टल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले आज वो तैयारियों का जायजा लेने अयोध्या जाने वाले थे, लेकिन खराब मौसम के चलते उनका दौरा अब कल तक के लिए टाल दिया गया है। योगी आदित्यनाथ कल श्री राम जन्मभूमि स्थल जाएंगे और मंदिर निर्माण का जायजा लेंगे। साथ ही पीएम के दौरे को लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या पहुंचने वाले हैं। इस दौरान वो नवनिर्मित अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी करेंगे और फिर अयोध्या में एयरपोर्ट का भी उद्घाटन करेंगे। जब देखा कायनात को अपनी उड़ान से, हमको लगी बुलंद ज़मीं आसमान से। अंबर पे गुल खिलाने का जिसको मिला हुनर, पानी भी निकाला है उसी ने चट्टान से। नमस्कार, मैं अनामिका जयनंबर उत्तम प्रदेश से। उत्तम प्रदेश अर्थात उत्तर प्रदेश भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश। मैं इस विशेष पेशकश में उन सभी योजनाओं के बारे में बात करूंगी जिनके कारण तेजी से चमकता हुआ ये उत्तर प्रदेश भारत की सबसे मजबूत और समृद्ध अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बनेगा। और इस कड़ी में सबसे पहले आइए भारत के दिल को टटोलते हैं और आपको लेकर चलते हैं भारत की राजधानी दिल्ली से सटे हुए ग्रेटर नोएडा में। जहां एक बड़ा सपना सच होने जा रहा है और इस सच होते हुए सपने से लाखों लोगों के सपनों को पंख मिलेंगे जो आसमान की सैर करेंगे। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने में जहां लोगों के सपनों को आधार मिला है, वहीं योगदान भी बराबरी से रहा है। जो व्यक्तित्व हमारे साथ हैं वो हैं जेवर के विधायक श्री धीरेन्द्र सिंह जी। इनसे हम ये जानना चाहेंगे, नमस्ते जी, कि जहां लाभ लोगों को मिला है वहां ऐसा तो नहीं है कि योगदान भी लोगों ने ना दिया हो। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जेवर में जो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है ये किस तरह से इस विकास में सहायक है। एक ऐसा एयरपोर्ट हम देने जा रहे हैं लोगों को, जैसे अगर हम दिल्ली से तुलना करें
तो यहाँ का जो यात्रा होगी वो सस्ती होगी दिल्ली के मुकाबले और सुविधाजनक होगी। इतनी सारी सुविधाएं हम इंटरनेशनल लेवल की देने जा रहे हैं यात्रियों को। अगर हम जल मार्ग छोड़ दें तो जो भी दुनिया के बेहतरीन आवागमन के साधन या मार्ग हो सकते हैं उससे हम इस एयरपोर्ट को जोड़ने जा रहे हैं। जिन लोगों को ये लगता है कि ये कार्य बहुत सरल है, वो आज सुनेंगे तो ये जानेंगे कि ये कार्य बहुत कठिन है। लेकिन जब हम संकल्प करते हैं तो कठिन से कठिन काम भी हो जाता है। लेकिन वाकई होने क्या जा रहा है, हमने जो सुना है और हम जो आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो हम वहीं चलकर देखेंगे। तो आइए चलते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर। जब जेवर का विकास हो रहा होगा तब किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी होंगे और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी होंगे, जिनके कुशल नेतृत्व में ये जेवर एक खूबसूरत आभूषण बन जाएगा और यहाँ एक हवाई अड्डे का निर्माण होगा। नवंबर 2021 ये वही तारीख है जहां इसी स्थान पर मोदी जी ने शिलान्यास किया था इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। और वो हमेशा एक बात कहते हैं कि वो जिस स्थान का शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी वही करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि मोदी का अर्थ है सपने की गारंटी, यानी सपने का वास्तविकता में बदलना। 5 रनवे वाला जेवर 3,352 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिनसे लगभग 1150 गांव और 6 जिलों को प्रत्यक्ष लाभ मिलता है। उत्तर प्रदेश के इस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पहल है उसके परिणाम नजर आ रहे हैं। यूपी देश के उस इकलौते राज्य के तौर पर भी जाना जाएगा जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। भाइयों बहनों, मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि मोदी की गारंटी ये 100% क्रियान्वित होने वाली गारंटी है। जो कहा सो करके दिखा दिया। संसद की चौखट को चूमा, लोकतंत्र को मान दिया, दुनिया भर में जाकर भारत माता को सम्मान दिया। 7 दशक तक हमने देखा जिसको सहमा डरा डरा, 1 दशक में तुमने हमको निर्भय हिंदुस्तान दिया। निर्भय हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश को स्थान दिया और यही निर्भय हिंदुस्तान, जिसका निर्भय उत्तर प्रदेश और निर्भय उत्तर प्रदेश की निर्भय जनता, और वो निर्भय जनता यही कहती है कि बहुत आभार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और बहुत बहुत आभार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, क्योंकि जहां आस है वहीं विकास है, और जहां विकास है वहां उल्लास है, और उल्लास है तभी तो अधिकार है, क्योंकि यहाँ डबल इंजन की सरकार है। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस विकास को आजमाते रहिए। उम्मीदें दम ना तोड़ें, इसलिए उम्मीदों के साथ मिलते रहिए। इस साल दुनिया भर की नजर रही इजराइल हमास युद्ध पर। अभी ये युद्ध जारी है, लगातार हमले हो रहे हैं, तबाही हो रही है, लोगों की जानें जा रही हैं। अब डर इस बात का है कि ये युद्ध बड़ा स्तर न ले ले। विष्णु सोम की रिपोर्ट। दुनिया के सबसे कड़े पहरे वाले देश में सैकड़ों हथियारबंद लोग कैसे घुस सकते हैं, ये एक ऐसी बहस जिस पर बरसों चर्चा होती रहेगी। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को जो हुआ उसे इतिहास के सबसे बड़े आतंकी हमलों में गिना जाएगा।
सुबह 6:30 बजे हवाई हमले के सायरन बजने शुरू हुए क्योंकि गाजा पट्टी से हमास के रॉकेटों का हमला किया जा रहा था। आधे घंटे के भीतर रेम किबुत्ज के नजदीक सुपरनोवा म्यूजिक फेस्टिवल को निशाना बनाया गया। कई हमलावर पैराग्लाइडर्स के जरिए आए थे। हमले में वहां मौजूद 3 से 5 हजार लोगों में से 260 की मौत हो गई। बहुतों को अगवा कर लिया गया। 7:40 तक ये साफ हो चुका था कि इजराइल पर जबरदस्त जमीनी, हवाई और समुद्री हमला हो रहा है। हमास आतंकियों ने कस्बों में घुसपैठ की और घर घर जाकर बच्चों समेत लोगों को मारा। मेरी बहन ने ग्रुप चैट में बताया कि मेरी दादी ने फेसबुक पर कुछ लिखा है। मेरी दादी किचन के पास गिरी हुई पाई गईं। उनके चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। वहां हथियार बंद लोग खड़े थे। इजराइल पर हुए उस हमले में 1400 लोगों की मौत हुई और 200 का अपहरण किया गया। इजराइल ने प्रतिक्रिया करने में देर नहीं लगाई। אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח בה. गाजा को घेर कर बमबारी शुरू की गई। घनी आबादी वाले इलाके में सैन्य ठिकानों पर लगातार बमबारी की गई, लेकिन ज्यादातर मरने वाले मासूम नागरिक थे। बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे जिनका हमास से कोई लेना देना नहीं था। अक्टूबर को हमले के 3 दिन बाद इजराइल ने दर्जा तूफा और आसपास 70 ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिका को इस बात की चिंता हुई कि कहीं ये जंग पश्चिम एशिया भर में ना फैल जाए और अमेरिकी जंगी जहाजों को इजराइल के तटों पर तैनात कर दिया गया। इजराइल के उत्तरी सीमा पर हिजबुल्लाह के हमले शुरू हो गए और ये चिंता बढ़ने लगी कि कहीं ईरान इजराइल पर हमला ना कर दे। उधर इजरायली सेना जमीनी युद्ध के लिए तैयार आदेशों का इंतजार कर रही थी। मैं इस वक्त बिल्कुल फ्रंट लाइन पर हूँ, इजराइल और गाजा बॉर्डर पर, और यहाँ टैंक का जो मूवमेंट है वो हो रहा है। मैं फ्रंट लाइन पर पहुंची हूँ। यहाँ पर से गाजा बेहद करीब है। यहाँ पर अगर आप देखें तो दूर दूर तक यहाँ पे सैनिकों का बसेरा है। टैंक्स आ जा रहे हैं। इजराइल की जमीनी जंग शुरू होते ही गाजा पट्टी के उत्तर में रहने वाले लाखों लोगों को चेतावनी दी गई कि या तो दक्षिण कूच करो वरना जान की खैर नहीं। इजरायली सेना का लक्ष्य था हमास की बनाई सुरंगें तलाश करना। ऐसा उसने घर घर जाकर किया। इस बीच हवाई हमले भी जारी रहे। इजराइल दावा करता रहा कि अस्पतालों से हमास अपना काम चलाता है। इस उम्मीद में कि वहां हमले नहीं किए जाएंगे। गाजा में मानव संकट बढ़ता रहा। अस्पतालों में सामान खत्म होता रहा। खाने और पानी की किल्लत हुई। यहां तक कि कफन भी खत्म हो गए। लेकिन इजरायली हमलों से मरने वालों की तादाद बढ़ती रही। गाजा में प्रशासन का कहना है कि कम से कम 20,000 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है।
जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। इजराइल इन आंकड़ों को नहीं मानता। लगातार जारी हिंसा के बीच बंधकों की अदला बदली की उम्मीद जगी है। कतर, मिस्र और अमेरिका के मध्यस्थ इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। 21 नवंबर को इजरायली सरकार ने हमास के साथ 50 इजरायली बंधकों के बदले 150 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने की पेशकश की। इसके साथ 4 दिनों का युद्ध विराम भी लागू किया गया। इस दौरान सहायता सामग्री ले जाने वाले वाहनों को गाजा पट्टी में रफह सीमा के रास्ते जाने दिया गया। लेकिन जंग अभी जोर शोर से जारी है। लगातार फिलिस्तीनियों पर इजरायली बम बरस रहे हैं। एक बार फिर से इजरायली बंधकों के बदले फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने की बातें हो रही हैं। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक युद्ध जारी है। लोगों की मौतें हो रही हैं, गाजा की इमारतें जमींदोज की जा रही हैं। नया साल आने से पहले जंग में एक और पहलू जुड़ गया है। जंग के दौरान से 2000 किलोमीटर दूर यमन के हुथी बागियों ने इजराइल से जुड़े जहाजों को लाल सागर में निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इससे अंतर्राष्ट्रीय कारोबार पर बहुत बुरा असर पड़ा है।